हेलो एवरीवन, आई एम सोनल गुप्ता, द फाउंडर ऑफ विद्यालय एकेडमी, जहां हम लॉ को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, उसे अच्छे से समझेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट टॉपिक नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ से। सबसे पहले हम पूरी वीडियो में इस फॉर्मेट से चलेंगे कि हम पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे एंड उसके बाद उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट ऑफ syllabus. But before starting, don't forget to join our Telegram channel and Discord server to get all the study material in regional languages. Also, you can contact us on WhatsApp for other inquiries. Let's start with the topic 1. Topic 1 is nature and sources of law. जहाँ पे हम सबसे पहले क्विक शॉर्ट्स देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज और उसके बाद उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सोर्सेज ऑफ लॉ, इजी लैंग्वेज में कहें तो लॉ का ओरिजिन, लॉ का फाउंडेशन, जिसे लैटिन लैंग्वेज में फॉन्स ज्यूरिस, इसका मतलब अथॉरिटेटिव बेसिस ऑफ लॉ भी बोल सकते हैं। इंडिया में अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग देखें तो ड्यूटी जो है वो हर लॉ का फाउंडेशन है, और मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग देखें तो सोवरेन जो है वो सोर्स ऑफ लॉ है। सोवरेन मतलब कोई भी अथॉरिटी जो लॉ बनाने का पावर होल्ड करती है। अब अगर हम हिंदू लॉ सोर्सेज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले है श्रुति। श्रुति कंटेन्स करती है 4 वेदास, 6 वेदंगास, उपनिषद्स, जो यूजली फोकस करते हैं रिट्स, नॉलेज, लिबरेशंस पे। ये इसमें सबसे कम मिनिमल लॉयर्स लॉ की बात है। इट मीन्स इसमें जो लॉ है वो बहुत कम है। अगर हम स्मृतिज की बात करें तो वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉयर्स लॉ है। अब कस्टम्स, कस्टम जो है वो एक एविडेंस है डिवाइन विल का या फिर रीजनिंग का। अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव देखें सोर्सेज ऑफ लॉ पर तो सीके एलन के अकॉर्डिंग सोर्सेज क्या है, एक एजेंसी है जो लॉ को सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है और एक बाइंडिंग फोर्स देती है। नेक्स्ट इज फुलर। फुलर के अकॉर्डिंग सोर्सेज में इंक्लूड होगा मटेरियल जो कि एक जज यूज करता है केस को डिसाइड करते टाइम, जैसे कि एक्सपर्ट ओपिनियन, कस्टम्स, प्रेसिडेंट, स्टैट्यूट्स, एवरीथिंग। नेक्स्ट इज ऑस्टन। ऑस्टन एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते थे। उन्होंने सोर्सेज ऑफ लॉ के 3 मीनिंग्स दिए, जिसमें सबसे पहला है इमीडिएट ऑथर, जिसमें कस्टम्स, पॉलिटिकल सबऑर्डिनेट्स, सोवेरेन, ये सब इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड इज कॉजेज, जो किसी चीज को एक लीगल फोर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज होलैंड। होलैंड के अकॉर्डिंग सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ, अल्टीमेट अथॉरिटी, कॉजेज और स्टेट ऑर्गन्स। ये 4 चीजें जो है वो सोर्सेज की तरह वर्क करती हैं लॉ के। डुगेट के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्विस ही लॉ का रियल सोर्स है। एल्रिक के अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो लीगल डेवलपमेंट का सेंटर है। हम सेलमेंट के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज की तरफ जाएं तो सबसे पहले सेलमेंट ने 2 पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन किया है, फॉर्मल एंड सेकेंड इज मटेरियल। तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ वो हैं जो बाइंडिंग अथॉरिटी देते हैं लॉ को। मटेरियल सोर्सेज में भी 2 क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले लीगल एंड दूसरा है हिस्टोरिकल। लीगल जो है वो अथॉरिटेटिव नेचर का होता है एंड हिस्टोरिकल अनअथॉरिटेटिव का। अब अथॉरिटेटिव में क्या आएगा, जैसे कि लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टमरी लॉ, कन्वेंशनल लॉ, ये सब इंक्लूड होंगे। और हिस्टोरिकल में जैसे कि ज्यूरिस्टिक राइटिंग, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और ये सब इंक्लूड होगा। अब कीटन के अकॉर्डिंग बाइंडिंग और परसुएसिव में क्लासिफिकेशन है। बाइंडिंग में लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एंड कस्टम इंक्लूड होगा और परसुएसिव में इक्विटी, एक्सपर्ट ओपिनियन और ज्यूरिस्टिक व्यूज इंक्लूड होंगे। फिट्जजेरल्ड जो थे वो एडिटर थे सेलमेंट की ज्यूरिस्प्रूडेंस बुक के, और उन्होंने ये जो सेलमेंट ने क्लासिफिकेशन किया था उसे 12th एडिशन में ओमिट कर दिया था बिकॉज वो सेटिस्फाई नहीं थे इस क्लासिफिकेशन से। अब नेक्स्ट इज डिसीजन ऑफ इंफीरियर कोर्ट। अब जो डिसीजन होता है इंफीरियर कोर्ट्स का वो सोर्सेज ऑफ लॉ नहीं होता है, वो सोर्सेज ऑफ राइट्स होता है। नेक्स्ट इज कस्टम। अभी तक हमने एक ओवरव्यू देखा सोर्सेज ऑफ लॉ का, अब हम 1 बाय 1 हर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज कस्टम। कस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। कस्टम बेसिकली होता क्या है, एक बहुत ही लॉन्ग स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है
जो सोसाइटी में बहुत टाइम से चलती आ रही है, बहुत लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो एक बाइंडिंग नेचर जैसा है सोसाइटी के लिए। अब सेलमन के अकॉर्डिंग कस्टम जो है वो सोसाइटी के लिए एक इस तरीके का लॉ है जो कि स्टैट्यूट लॉ होता है स्टेट के लिए। होलैंड के अकॉर्डिंग होलैंड ने इसे एक ऐसे पाथ के साथ कंपेयर किया है जो लोग बार बार रिपीटेटिव यूज करके क्रिएट कर देते हैं। कीटन के अकॉर्डिंग ऐसे यूसेज बेस्ड रूल्स जो कि कोर्ट अडॉप्ट कर लेती है बिकॉज सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसे बोलते हैं कस्टम। हेल्सबरी के अकॉर्डिंग कस्टम जो है वो इमेमोरियल टाइम के लिए एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। इट मीन्स उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें नहीं पता होना चाहिए। स्पेंसर के अकॉर्डिंग जो कस्टम है वो अराइज होते हैं फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन ऑफ द लिविंग एंड डेड हो जाते हैं बिफोर फॉर्मल कंट्रोल। अगर हम हिंदू लॉ में कस्टम की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। उसमें सबसे मेन है श्रुति एंड स्मृति जो राइट्स के ओवर ड्यूटीज को कंसिडर करती हैं। मनु एंड नारदा जो ये कहते हैं कि जो अगर कोई भी रिटन लॉ है उसको भी ओवरराइड कर सकता है कस्टम अगर वो वेल स्टेब्लिश्ड है तो। एक केस था कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मोटो रामलिंगा जिसमें कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि इफ अगर कोई भी कस्टम जो कि वेल स्टेब्लिश है तो वो रिटन लॉ को भी ओवरवेट कर सकता है। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ कस्टम्स। कस्टम को कब जुडिशियल रिकॉग्निशन मिला है? एक केस है हरिप्रसाद वर्सेस शिव दयाल जिसमें कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि अगर कोई भी फैमिली या रीजन काफ़ी टाइम से लॉन्ग यूसेज कर रही है किसी भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस का तो उसे इन्फोर्सेबल माना जाएगा। टाइमिस्ट्री केस में ये डिक्लेयर किया गया था कि कस्टम जो है वो जस्ट नॉन स्क्रिप्टम है, मतलब कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, वो पीपल बाय पीपल, एरिया बाय एरिया इवॉल्व होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम देखें तो मेजर क्लासिफिकेशन जो है वो दो पार्ट में है, विदाउट सैंक्शन और हैविंग सैंक्शन। विदाउट सैंक्शन मीन्स कोई भी लीगली बाइंडिंग नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर की वजह से फॉलो किया जा रहा है। ऑस्टिन ने इन्हें नाम दिया था पॉजिटिव मोरालिटी का। अब हैविंग सैंक्शन मीन्स दो क्लासिफिकेशन है, लीगल और कन्वेंशनल। लीगल मतलब जो कि एक एब्सोल्यूट लीगल अथॉरिटी है उसके पीछे, अगर आप उससे आपके कंसेंट से वो अफेक्ट नहीं होगा, विदाउट एग्रीमेंट भी आपके ऊपर वो ऑपरेट होगा। अब इसमें भी दो क्लासिफिकेशन है, जनरल और लोकल। जनरल मतलब जनरल मतलब वो कॉमन लॉ का पार्ट है, जनरली एक्सेप्टेड कस्टम है। लोकल मींस जो कि स्पेसिफिक पार्ट में अप्लाई किया जाता है, जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया वाइज या फिर पर्सनल वाइज, ग्रुप वाइज, ऐसे कस्टम। अब कन्वेंशनल कस्टम मतलब वो तभी आपके ऊपर बाइंडिंग होंगे जब आपने उनके लिए कंसेंट दिया है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हुए हो। इसमें भी दो तरीके के टाइप्स हैं, लोकल एंड नेशनल। रिकॉग्निशन क्या मतलब कब एक वैलिड कन्वेंशनल कस्टम कंसीडर किया जाएगा? सबसे पहले लॉन्ग यूसेज होना चाहिए, इमेमोरियल नहीं होगा तो भी चलेगा, जनरल लॉ के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल एरिया के लिए लिमिटेड नहीं होना चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से कॉन्ट्राडिक्ट ना करता हो। अब अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें कस्टम और यूसेज का, तो कस्टम जो है वो बाइंडिंग होता है, आपने कंसेंट दिया हो नहीं दिया हो वो मैटर नहीं करता, और यूसेज जो है वो तभी बाइंडिंग होगा इफ अगर आप अपना कंसेंट देते हैं तब। एसेंशियल्स क्या है एक वैलिड कस्टम के लिए? तो सबसे पहले रीजनेबलनेस होनी चाहिए कस्टम में, वो इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी हो लॉ के साथ, कंपलसरी लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। ये कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए एक अगर कस्टम को प्रॉपर सोर्स ऑफ लॉ बनना है तो। नाउ नेक्स्ट इज थियोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कस्टम इनटू लॉ। दो मेजर थियोरीज हैं, सबसे पहली है हिस्टोरिकल थियोरी एंड अनदर वन इज एनालिटिकल थियोरी। अब हिस्टोरिकल थियोरी के जो पायनर्स हैं वो हैं सेविग्नी, पुहुटा, ब्लैकस्टोन और हेनरी मेन।
इसका कोर आइडिया क्या है कि लॉ जब बहुत लोग एक लंबे टाइम से उसको फॉलो करते आते हैं या फिर वो उनके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है तो वो अपने आप नेचुरली लॉ बन जाता है। स्टेट का जो काम होता है वो उसको सिर्फ और सिर्फ रिकग्नाइज करने का होता है, क्रिएट करने का नहीं होता। इट मीन्स उसका एक हिस्टोरिकली एक एविडेंस है हमारे पास कि वो ऑलरेडी लॉ की तरह एग्जिस्ट करता था, स्टेट ने उसे सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज किया है। अब इसके जो पायनर्स थे उसमें सेविग्नी के अकॉर्डिंग कस्टमरी जो लॉ है वो स्टैट्यूट को मॉडिफाई कर सकता है, रिपील कर सकता है एंड इवन रिप्लेस तक कर सकता है। मनु के अकॉर्डिंग कस्टम जो है वो एक ट्रांसीडेंट लॉ है। अब अगर हम कस्टम वर्सेस स्टैट्यूट देखें तो कस्टम जो है वो एब्रोगेट या ओवरराइड नहीं कर सकता स्टैट्यूट को, लेकिन एक स्टैट्यूट जो है वो कस्टम को ओवरराइड कर सकता है। अब इसमें कुछ अगेंस्ट में भी थे इस थियोरी के। तो सबसे पहले डॉक्टर एलन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि हर जो सारे कस्टम जो है वो कॉमन कॉन्शियसनेस नहीं होते लोगों के। फिर ग्रे के अकॉर्डिंग कुछ लोकल कस्टम ऐसे होते हैं जिन्हें नेशन वाइज लोग एक्सेप्ट नहीं करते। विनग्रेड रॉफ के अकॉर्डिंग बहुत सारे कस्टम्स जो हैं वो हाउस होल्ड रिलेशन या क्लैन के रिलेशन से निकल के आते हैं, ना कि कोई जुडिशियल डिसीजन से। नाउ द नेक्स्ट थियोरी इज एनालिटिकल थियोरी। एनालिटिकल थियोरी के पायनर्स कौन कौन है? जॉन ऑस्टिन, होलैंड और जेसी ग्रे। अब ये थियोरी जो है वो पहले हमने जो थियोरी पढ़ी उससे टोटली अपोजिट है, बिकॉज ये थियोरी का कोर आइडिया ये है कि लॉ जो है वो तभी मतलब कस्टम जो है वो एज अ लॉ तभी कंसीडर किया जाएगा जब स्टेट उसे रिकॉग्नाइज करे एज अ लॉ, वरना वो सिर्फ और सिर्फ एक लोगों की आदत बन के रह जाएगी। जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग कस्टम जो है उस वो सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स है जिसकी सिर्फ परसुएसिव वैल्यू है। वो लॉ तभी बनता है जब स्टेट उसे रिकॉग्नाइज करे या तो फिर जजेस जो हैं वो जुडिशियल प्रेसिडेंट के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लें। कंक्लूजन क्या है कि कस्टमरी लॉ जुडिशियल लॉ है फाउंडेड अपॉन इंटीरियर कस्टम। होलैंड के अकॉर्डिंग जब स्टेट के अकॉर्डिंग सारे मतलब रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक कस्टम फुलफिल कर लेता है तो स्टेट उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है। नाउ ग्रे के अकॉर्डिंग जजेस जो होते हैं जब वो अपना जजमेंट देते हैं या फिर कोई भी केस पे डिसाइड करते हैं तो वो काफ़ी सारे मटेरियल मल्टीपल सोर्सेज को अप्लाई करते हैं उस डिसीजन में, जिसमें कस्टम उनमें से एक होता है। नाउ द नेक्स्ट इज, अच्छा अभी तक हमने जो भी कस्टम्स के लिए देखा, आई होप आप लोगों को वो समझ में आया हो कि कस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है, कि उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है और इसमें से यूजली काफ़ी क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जाम में। नाउ द नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। इसकी डेफिनेशन और नेचर देख लेते हैं। तो सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज में लेजिस्लेशन में लेजिस मतलब लॉ और लेक्टम मीन्स टू मेक या फिर सेट। इसका मतलब क्या होता है लेजिस्लेशन का? मेकिंग ऑफ लॉ। जब भी हम लॉ कोई भी बनाते हैं उसे लेजिस्लेशन बोलते हैं। जनरल डेफिनेशन क्या है? कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी कोई भी लीगल रूल्स को जब डिक्लेयर करती है तो उसे लेजिस्लेशन बोलते हैं। टेक्निकल सेंस में जाएं तो लेजिस्लेचर के विल के अकॉर्डिंग जब भी कोई एक्सप्रेशन होता है या फिर कोई भी डिक्लेरेशन होता है उससे हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। स्ट्रिक्ट सेंस में देखें तो कोई भी सुप्रीम या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ को इनेक्ट करता है, स्टैट्यूट लॉ को, तो वो उसे लेजिस्लेशन बोलते हैं। ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग इनेक्टेड लॉज जो इनेक्ट किए गए हैं बाय दी कंपिटेंट अथॉरिटीज उनको लेजिस्लेशन बोलेंगे, और उन्होंने अनइनेक्टेड लॉ को कस्टम और प्रेसिडेंट इन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब कुछ ऑथर्स के या फिर जुरिस्प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देख लेते हैं लेजिस्लेशन क्या है। तो बेंथम के अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन में दोनों ही चीज़ें आती हैं, रिजल्टिंग लॉ भी आता है और उसका एक प्रोसेस, मतलब पूरा प्रोसेस भी लेजिस्लेशन है और जो लॉ एट द एंड बन के निकला है वो भी लेजिस्लेशन है। ग्रे के अकॉर्डिंग जब भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन कोई भी फॉर्मल अटरेंस करता है वो लेजिस्लेशन है। होलैंड के अकॉर्डिंग जनरल ऑर्डर कोई भी जज या क्राउन डिक्लेयर कर रहा है उसे भी हम लेजिस्लेशन में इंक्लूड करेंगे। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग ये एक लॉ मेकिंग है जिसमें सब आएगा, ट्रांसफॉर्म करना, अमेंड करना, प्रोविजन को ऐड करना, प्रोविजन को रिमूव करना, या फिर कोई भी जुडिशियल मतलब जो जुडिशियल क्रिएशन होते हैं न्यू प्रिंसिपल्स के जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं वो करना, वो सब कुछ लेजिस्लेटिव एक्ट है।
सेलमैन के अकॉर्डिंग जब कोई भी कंपेटेंट अथॉरिटी कोई भी डिक्लेरेशन करती है लीगल रूल्स का, वो लेजिस्लेशन होता है। नेक्स्ट इज दो तरीके के लेजिस्लेशन है, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट। अब सुप्रीम मतलब क्या होता है, जब भी कोई सोवरेन पावर जो होती है स्टेट में वो कोई लॉ बनाती है तो उसे हम सुप्रीम लेजिस्लेशन बोलते हैं। जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट लॉ, जो भी लॉज जो पार्लियामेंट से बन के आते हैं उसे हम सुप्रीम लेजिस्लेशन का पार्ट बोलते हैं। इन्हें कोई भी दूसरा जो अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उन्हें ना ही इन्हें रिपेल्ड कर सकती है, ना ही एन्यूल्ड कर सकती है, ना ही कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है कि जब भी कोई अथॉरिटी जो सोवरेन नहीं है उसने कोई भी तरीके का लॉ बनाया है उसे हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलेंगे। उसकी वैलिडिटी जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कोई लॉ बना रहे हैं या स्टैट्यूटरी एजेंसीज हैं या लोकल बॉडीज़ हैं, वो कोई लॉ क्रिएट करी हैं तो वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आता है। अब इसकी भी कुछ वैलिडिटीज़ होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इन्हें वैलिड कंसीडर करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि वैलिड होना चाहिए पेरेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली, डेलीगेशन क्लॉज जो है वैलिड होना चाहिए, कन्फर्मिटी होनी चाहिए, जुडिशियल नॉर्म्स जो है वो होने चाहिए कि वो वायलेट ना करे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या जो भी स्टेब्लिश लीगल प्रोविजंस हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस होना चाहिए। अब बहुत सारे काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस होते हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कॉलोनियल लेजिस्लेशन, जिसमें क्या होता है कि जो असेंबलीज होती हैं उनके पास लिमिटेड सेल्फ गवर्निंग पावर है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, इसमें लेजिस्लेचर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स को अपना लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट कर देते हैं। जुडिशियल लेजिस्लेशन, जुडिशरी एम्पावर करती है प्रोसीजरल रूल्स फॉर कोर्ट्स। अब इसमें क्या है, एससी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आर्टिकल 145 में है, हाई कोर्ट के पास 227 में है। म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, लोकल बॉडीज़ जो बायलॉज बनाती है लोकल गवर्नेंस के लिए वो। ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन, जो यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज अपने लिए लॉज बनाती हैं वो। नेक्स्ट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ जब कोई नॉन लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनाता है बाय डेलीगेशन उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। जैसे कि ऑर्डर, स्कीम्स, डायरेक्शन, सर्कुलर्स, वो सब। अब डिफरेंस देख लेते हैं लेजिस्लेशन वर्सेस प्रेसिडेंट का। लेजिस्लेशन कहाँ से आता है, लॉ मेकिंग विल ऑफ द स्टेट से, उसका सोर्स है। प्रेसिडेंट जो कोर्ट जुडिशियल डिसीजन देता है वो। इम्पोजिशन, इम्पोज्ड होता है कोर्ट पे बाय लेजिस्लेचर और ये कोर्ट खुद क्रिएट करती है। नेचर, फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है इसका। और प्रेसिडेंट क्या है, ये एक रिकॉग्निशन है या एप्लीकेशन है किसी भी न्यू प्रिंसिपल का बाय कोर्ट। टाइमिंग, इनेक्टेड बिफोर केसेस अराइज, और प्रेसिडेंट क्या है, अराइजेज आफ्टर अ केस इज डिसाइडेड। इसका स्कोप क्या है, ये अप्लाइज होता है ब्रॉडली। और प्रेसिडेंट क्या होता है, लिमिटेड है, वो खाली सिमिलर और आइडेंटिकल केस पे ही अप्लाई होगा। एप्लीकेशन, जनरली ये प्रोस्पेक्टिव नेचर का होता है, मतलब फ्यूचर में आने वाले केसेस पे अप्लाई होगा। और प्रेसिडेंट यूजली रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, ये अप्लाई होते हैं पास्ट फैक्ट पे। अब इन्फोर्समेंट, डिक्लेयर्ड होता है बिफोर इन्फोर्समेंट, पब्लिश किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो इफेक्टिव होते हैं इमीडिएटली अपॉन द डिसीजन। नेक्स्ट इज इंटेंट, क्या है लेजिस्लेशन का, डेलिब्रेट लॉ मेकिंग। और प्रेसिडेंट का क्या है, रिसॉल्व करना कोई भी स्पेसिफिक डिस्प्यूट को। एसेसिबिलिटी, इजीली अवेलेबल होता है लोगों के लिए। और प्रेसिडेंट जो है वो लेस एसेसिबल होता है, डिपेंड करता है केस लॉ रिकॉर्ड्स पे। मेथड, डिडक्टिव होता है, मतलब जनरल। डिडक्टिव मतलब क्या है कि सबसे पहले एक जनरल रूल बना है जो आगे जाके एक स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। और प्रेसिडेंट जो है वो इंडक्टिव होते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक केस की वजह से एग्जिस्टेंस में आया है जो आगे जाके रूल की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट इज कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। अब कोडिफिकेशन का क्या मतलब है, रिडक्शन ऑफ इंटायर बॉडी ऑफ लॉ इनटू इनेक्टेड लॉ। कोड करना मतलब एक सिस्टमेटिक कलेक्शन कर लेना स्टैट्यूट का, जिसकी वजह से क्या हो, एक क्लैरिटी आए, कंसिस्टेंसी आए और ओवरलैप ना हो।
इसको सपोर्ट कितने लोगों ने किया था? अच्छा, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ में इम्पॉर्टेंट उसका सपोर्ट के जो मतलब पायनर्स हैं जिन्होंने इसे सपोर्ट किया है और अपोज किया है, उनके नाम इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सपोर्ट में थे हेनरी मेन। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप कोडिफिकेशन कर दोगे तो एक क्लैरिटी आ जाएगी और यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी लॉ में। स्टीफन के अकॉर्डिंग ये प्रिवेंट करेगा और मतलब कोई भी लॉयर्स इसको मिसयूज नहीं कर पाएंगे। सेलमेंट एंड ऑस्टन ने भी इसे सपोर्ट किया था। अब अपोज में कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो अपोज में थे सेविग्नी। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप कॉडिफिकेशन कर देते हो लॉ का तो लॉ की जो एक नेचुरल ग्रोथ है वो रुक जाएगी और वो रिजिड हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे ध्यान रखना है ये नाम। अब थर्ड सोर्स ऑफ लॉ इज जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है? जब कोई भी जुडिशियल डिसीजन अथॉरिटेटिव गाइड की तरह दूसरे आने वाले फ्यूचर में सिमिलर केसेस में यूज होता है, उसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। ग्रे के अकॉर्डिंग ये इसमें सब कुछ आता है, एवरीथिंग सेड और डन इन द केस, जो कि एक रूल की तरह सेट कर दिया जाता है फॉर द फ्यूचर प्रैक्टिस। कीटन के अकॉर्डिंग जुडिशियल डिसीजन की भी एक बाइंडिंग अथॉरिटी होती है। पर्पस क्या है? एक कंसिस्टेंसी आए, इंश्योर हो कि अगर सिमिलर केस आएगा तो उस पर ऐसा जजमेंट आ सकता है। बाइंडिंग फोर्स ये अप्लाई होता है सिमिलर केसेस पे इन कोऑर्डिनेट और इंफीरियर कोर्ट्स। ओनली रेशियो डिसिडेंडी इज बाइंडिंग, ओबिटर डिक्टा इज परसुएसिव। अच्छा, ये दो वर्ड्स जो हैं वो समझने ज़रूरी हैं, जो हम बाद में देखेंगे कि रेशियो डेसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा क्या होता है। रेशियो डेसिडेंडी, अभी तक हमें ये याद रखना है कि रेशियो डेसिडेंडी की ही अथॉरिटेटिव वैल्यू होती है और जो ओबिटर डिक्टा है वो परसुएसिव नेचर का होता है। नेक्स्ट इज सेलमेंट के अकॉर्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट दो सेंस में है। लूज सेंस मतलब जिसमें बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट सेंस, जिसकी ग्रेट बाइंडिंग अथॉरिटी है, फॉलो करना ही पड़ेगा। बाइंडिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट में कैसे मतलब क्या की फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले वो सीनियर कोर्ट से आया हुआ होना चाहिए प्रेसिडेंट, उसने कोई भी लॉ अबॉलिश नहीं करा हुआ होना चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी लॉ को अबॉलिश नहीं कर सकता, वो एक एड ऑन की तरह वर्क कर सकता है लॉ में, बट वो एब्रोगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज ज्यूरिस्प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। बेंथम के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो जज मेड लॉ है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में एमसीक्यू में ये आता है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एक जुडिशरी लॉ है। ग्रे के अकॉर्डिंग कोर्ट जो है वो लॉ को बनाती नहीं है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ देती है स्टैट्यूट को, उसमें इंटरप्रिटेशन करके। मतलब कोई भी स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन करके कोर्ट जो है वो लाइफ देती है लॉ को। जुडिशियल डिसीजन मेकिंग मेथड्स, दो तरीके से जुडिशियल डिसीजन मेकिंग मेथड्स हैं, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड मतलब कॉडिफाइड लॉ है जो कि जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाएगा, और इंडक्टिव मेथड मतलब पर्टिकुलर केस से वो जनरल लॉ की तरफ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट इन डिफरेंट लीगल सिस्टम। अगर हम इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके डिसीजन जो होते हैं बाइंडिंग होते हैं सारे कोर्ट पे, और जो हाई कोर्ट है उसके डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे होते हैं विद इन देयर जुरिडिक्शन, और बाकी सारी जगह पर उनका जो भी वैल्यू है वो परसुएसिव नेचर की होगी। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। काइंड ऑफ प्रेसिडेंट में चार तरीके के हैं। ओरिजिनल प्रेसिडेंट जो क्रिएट करते हैं किसी भी तरीके का न्यू लॉ, क्रिएटिव नेचर के होते हैं। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट जो अप्लाई करते हैं एग्जिस्टिंग लॉ को फैक्ट्स पे। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट फॉलो करने ही पड़ेंगे, मस्ट बी फॉलोड, सुपीरियर कोर्ट से वो उनका ओरिजिन हुआ है। परसुएसिव प्रेसिडेंट जो बाइंडिंग नेचर के नहीं है, कोर्ट उन्हें कंसिडर कर सकती है। अब इंडिया में प्रेसिडेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज हुआ था, अच्छा ये याद रखना है, सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अंडर सेक्शन 212। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है आर्टिकल 141 में। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सारी कोर्ट के ऊपर इंडिया में। आर्टिकल 141 स्ट्रिक्टली बाउंड बाय इट्स। अब है ना, सुप्रीम कोर्ट खुद के डिसीजन से बाउंड नहीं होती है स्ट्रिक्टली, वो रेयरली ओवरटर्न्स करते हैं उन्हें, बट वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट, बाइंडिंग होते हैं इनके सारे डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे विद इन देयर जुरिडिक्शन, आर्टिकल 225।
अब ये बाइंडिंग नहीं होंगे दूसरे हाई कोर्ट पे, इनकी खाली परसुएसिव वैल्यू होती है। अगर कोई भी सिंगल जज है तो उस वो बाउंड होगा बाय द डिवीजन बेंच या फिर फुल बेंच। फुल बेंच के डिसीजन जो हैं वो सारे बेंचेस के ऊपर बाइंडिंग होंगे। अब अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन बेंचेस तो रेफर किया जाएगा फुल बेंच को। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी डिसीजन होंगे वो बाउंड होंगे बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन विद इन जुरिडिक्शन। ये हायरार्की हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इज कौन से सर्कमस्टेंसेस डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्रेसिडेंट के बाइंडिंग फोर्स को। सबसे पहले उसने इग्नोर किया है स्टैट्यूट को, इनकंसिस्टेंसी रही है उसके हायर कोर्ट के डिसीजन के साथ, या इनकंसिस्टेंसी अमॉन्ग सेम रैंक कोर्ट। अब प्रेसिडेंट सब साइलेंटो है। अब प्रेसिडेंट सब साइलेंटो का क्या मतलब होता है कि जब कोर्ट ने कोई भी लीगल रूल अप्लाई कर दिया बट उसकी वैलिडिटी या उसकी मीनिंग पे कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, तो उस पर्टिकुलर अप्लाई किए हुए रूल को या फिर उस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट सब साइलेंटो बोलते हैं। और ये यूजुअली बाइंडिंग नहीं होता क्योंकि इसमें कॉमन कॉन्शियसनेस नहीं है लोगों का। ठीक है, इक्वली डिवाइडेड कोर्ट है, डिसेंटिंग जजमेंट है, एरर है डिसीजन में, या एब्रोगेटेड डिसीजन है, अफर्मेटिव या रिवर्सल है ऑन डिफरेंट ग्राउंड। ये सारे सर्कमस्टेंसेस में जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी बाइंडिंग फोर्स को खो देता है। थ्योरीज ऑफ जुडिशियल लॉ, दो थियोरी हैं, डिक्लेरेटरी थियोरी और ओरिजिनल लॉ मेकिंग थियोरी। अब डिक्लेरेटरी थियोरी का क्या मतलब है, जिसमें इसके पायनर्स कौन कौन है पहले वो देख लेते हैं। हेल, ब्लैकस्टोन, कार्टर, कोक, मैथ्यू और ईसर। इनके अकॉर्डिंग लॉ जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जजेस बस उसे डिक्लेयर करते हैं, वो क्रिएट नहीं कर सकते। नाम से ही पता चल रहा है डिक्लेरेटरी थियोरी है। इनके हिसाब से, इस थियोरी के हिसाब से जजेस का काम खाली लॉ को डिक्लेयर करना है, बनाना नहीं है। जजेस जो है वो खाली लॉ को इंटरप्रिटेट करते हैं या फिर डिस्कवर करते हैं। हेल के अकॉर्डिंग ओनली पार्लियामेंट और किंग जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है लॉ को। ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग लॉ जो है, मतलब डिक्लेरेटरी थियोरी के अंदर ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, जजेस जो हैं वो लॉ बनाते नहीं हैं। इसका क्रिटिसिज्म किया था बेंथम और ऑस्टिन ने। बेंथम के अकॉर्डिंग ये विलफुल फॉल्सहुड था और ऑस्टिन के अकॉर्डिंग ये सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्डिश फिक्शन था। अब सेकंड थियोरी है ओरिजिनल लॉ मेकिंग थियोरी। इसके सपोर्टर कौन है, लॉर्ड बेकन, डाइसी, ग्रे और सेलमेंट। इनके अकॉर्डिंग जजेस जो हैं वो नया लॉ बना भी सकते हैं, मतलब वो क्रिएट कर सकते हैं लॉ को थ्रू ओरिजिनल प्रेसिडेंट। बेकन के हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन केसेस एड टू लॉ। सेलमेंट के हिसाब से प्रेसिडेंट बोथ डिक्लेयर, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो नया लॉ डिक्लेयर भी कर सकते हैं और नया लॉ क्रिएट भी कर सकते हैं। डाइसी के अकॉर्डिंग मच ऑफ इंग्लिश लॉ, ज़्यादातर इंग्लिश लॉ जो है वो जज मेड लॉज ही हैं। ग्रे के अकॉर्डिंग अथॉरिटी टू स्टेट लॉ, जो स्टेट लॉ की अथॉरिटी है वो लॉ मेकिंग पावर उसमें एडेड है। इम्प्लीकेशन, जजेस जो हैं वो एक्टिवली लॉ को शेप करते हैं, नॉट मेयरली अनकवर इट, मतलब कि वो सिर्फ डिक्लेयर नहीं करते, मतलब जो भी छुपा हुआ है उसे वो अनकवर नहीं करते, वो एक लॉ को क्रिएट भी करते हैं। नेक्स्ट इज रेशियो डेसिडेंडी। बेस्ट वे टू लर्न रेशियो फॉर रीजन एंड डेसिडेंडी फॉर डिसीजन। इस वे में आप इसको बहुत इजी वे में याद रख सकते हो कि रेशियो डेसिडेंडी का मीनिंग होता है रीजन फॉर द डिसीजन। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं बाय वेरियस ज्यूरिस्प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले कीटन के हिसाब से कोई भी प्रिंसिपल जो कि फॉर्मुलेटेड किया गया है बाय द जज टू डिसाइड द केस। सेलमन के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ जो अप्लाइड है हुआ है या एक्टेड अपॉन बाय द कोर्ट। रूपर्ट एंड क्रॉस के अकॉर्डिंग कोई भी रूल जो कि नेसेसरी है फॉर जजेस कंक्लूजन। इन शॉर्ट, कोई भी ऐसा लीगल रूल जिसकी वजह से कोर्ट जो था उस पर्टिकुलर केस में एक डिसीजन पे पहुंचा है, उसे हम रेशियो डेसिडेंडी को बोल सकते हैं। गुड हार्ट व्यू, रेशियो मतलब क्या है, कोई भी डिसीजन जो कि बेस्ड है ऑन मटेरियल फैक्ट, ना कि कोई जज के लीगल प्रपोजिशन पे।
अब क्रिटिसिज्म क्या था इसका कि जजेस क्या है लेटर केसेस में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फैक्ट्स जो थे मटेरियल थे और कौन से नहीं थे, तो जिसकी वजह से क्या है वेराइड एप्लीकेशंस ऑफ एक पर्टिकुलर लीगल रूल के बहुत ज़्यादा वेराइड एप्लीकेशंस हो सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम देखें तो रेशियो डेसिडेंटी का एक यही मतलब है कि जो पर्टिकुलर कंक्लूजन आया है केस का, उसमें जो मेन लीगल रूल क्या था, मतलब क्या रीज़न रहा उस पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंचने का कोर्ट का, वो होता है रेशियो डेसिडेंटी। इसका एप्लीकेशन रेशियो जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट करेगा कोर्ट के फाइनल ऑर्डर को। ठीक है, डिफरेंट रेशियोज जो है पॉसिबल हैं, डिपेंड करता है फैक्ट किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं, गाइड करता है फ्यूचर के डिसीजन को विद इन सिमिलर फैक्ट सिचुएशंस। नेक्स्ट इज ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा क्या है? थिंग्स सेड बाय द वे। मतलब एक जजमेंट के टाइम पे एक तो वो चीज़ हो गई जो कि कंक्लूजन पे आने में हेल्प कर रही है, रीज़न बन रही है, तो वो तो हो गया रेशियो डेसिडेंटी। अब जो चीज़ें ऐसे ही बोली गई हैं बाय जज, उसको कहते हैं ओबिटर डिक्टा। कोई भी जुडिशियल रिमार्क्स जो कि जिसका कोई भी बाइंडिंग फोर्स नहीं होगा, वो जज ने एक मतलब ऐसे ही बोला है एट द टाइम ऑफ जजमेंट, उसे बोलते हैं ओबिटर डिक्टा। कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट डिटर्मिनेटिव टू डिसीजन, उसका डिसीजन के ऊपर कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं था, तो उसे ओबिटर डिक्टा में डालेंगे। परसुएसिव अथॉरिटी होगी उसकी, उसका जो वेट है वो वेराई करेगा, मतलब उसके डिपेंड करेगा केस टू केस। फिर डिफरेंस देख लेते हैं। अब डिफरेंस में क्या है? एसेंशियल रेशियो डेसिडेंटी एसेंशियल है डिसीजन के लिए, बाइंडिंग अथॉरिटी है। ओबिटर डिक्टा जो है वो सिर्फ एक ओपिनियन है, परसुएसिव नेचर के हैं, ये जो है लीगल प्रेसिडेंट की तरह फॉर्म हो जाता है। ओबिटर डिक्टा कोई भी तरीके का मतलब उसकी कोई भी बाइंडिंग प्रेसिडेंट की तरह से उसकी अथॉरिटेटिव नहीं होता। फ्यूचर केसेस को गाइड करता है, ये गाइड कर सकता है, मतलब कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट, स्टेयर डिसीज। स्टेयर डिसीज मतलब लेट द डिसीजन स्टैंड इन इट्स राइटफुल प्लेस। इसका मतलब यही है कि अगर एक हायर अथॉरिटी ने कोई भी केस का जजमेंट दिया है, तो सिमिलर केसेस में सिमिलर आपको वो फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। ये इवॉल्व हुआ विद द इम्प्रूव्ड लॉ रिपोर्टिंग, इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी डिसीजंस में। मतलब न्यू प्रिंसिपल बाइंडिंग लोअर कोर्ट्स, कोई भी नए प्रिंसिपल जो एक सुपीरियर अथॉरिटी ने बनाए हैं वो बाइंडिंग होंगे लोअर कोर्ट के ऊपर। पर्पस क्या है? जिससे एक स्टेबिलिटी आए, प्रिडिक्टेबिलिटी आए, लोगों का कॉन्फिडेंस बने लॉ के ऊपर। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, डिपार्चर अलाउड इफ प्रेसिडेंट इज एरेनियस और परपेचुएट इनजस्टिस। फ्लेक्सिबिलिटी कब मिलती है? जब उसमें कोई एरर था या तो फिर कोई भी तरीके की इनजस्टिस था, तो आप फॉलो नहीं करोगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट्स फॉलो नहीं करेंगे तो चलेगा। नॉट एब्सोल्यूट, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में एब्सोल्यूट नेचर का नहीं होता है ये स्टेयर डिसीज। नेक्स्ट इज अदर सोर्स। अब हमने कौन से सोर्सेज देखे, एक बार देख लेते हैं। कस्टम, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, ये हमने मेजर सोर्सेज देखे। अब और भी बहुत सारे तरीके के सोर्सेज जैसे कि रिलीजन है, डाइजेस्ट, लिटरेचरी वर्क, ट्रीटीज, और ये सब जो है वो भी कहीं ना कहीं लॉ के सोर्सेज को की तरफ फॉर्म होते हैं। अब ओके तो अभी तक हमने ज़्यादातर सारे मेजर जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं वो कवर कर लिए हैं, जिसमें से मोस्टली एमसीक्यूज़ फॉर्म होते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमारी जो अभी थ्योरी थी वो एक बार के लिए प्रैक्टिकल में अप्लाई भी हो जाएगी और हमें थोड़ी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एज बिग एज लॉ एंड बिगर, हु सेड दिस? ऑस्टिन, लायलॉर्ड्स, लेवेलिन या होलैंड? सो द आंसर इज लिवेलिन। कार्ल लिवेलिन जो है वो एक लीडिंग फिगर थे अमेरिकन रियलिस्टिक मूवमेंट के, जिन्होंने एम्फेसाइज किया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो सिर्फ एक स्टडी ऑफ लॉ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा एक कॉन्सेप्ट है वो, जो इंक्वायरी करता है कि लॉ कैसे प्रैक्टिकल में वर्क करता है, वो कैसे इवॉल्व होता है और कैसे सोसाइटी के साथ वो इंटरेक्ट करता है। ही सेड दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एज बिग एज लॉ एंड बिगर,
एज बिग एज लॉ से उनका मतलब था कि उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है लॉ में, स्टैट्यूट, केस लॉ, कस्टम एंड लीगल प्रिंसिपल्स। और एंड बिगर मतलब कि लॉ जो है वो स्टैट्यूट, केस लॉज के ऊपर फिलोसॉफी, पर्पस, इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा से भी डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पॉइंटेड आउट दैट ऑल्दो द कोड्स डू नॉट मेक लॉज बट दे फ्यूल इनटू द डेड ऑफ स्टैट्यूट्स। ये किसने पॉइंट आउट किया था? ऑस्टिन, जेनिक्स, ग्रे या कीटन? आंसर इज ग्रे। अकॉर्डिंग टू दिस, ग्रे क्या थे? एक अमेरिकन लीगल थियोरिस्ट थे जिन्होंने आर्ग्यू किया कि जो कोड है देमसेल्व्स डू नॉट क्रिएट लॉ। कोड जो है वो अपने आप लॉ क्रिएट नहीं करते, बट वो एक लाइफ देते हैं इंटरप्रिटेशन करके स्टैट्यूट को। फॉर ग्रे, रियल लॉ जो है वो जुडिशियल डिसीजन से आता है। जब जुडिशियल डिसीजन के टाइम पे कोर्ट जो है वो एक स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट करती है, तब जाकर है ना लॉ एग्जिस्टेंस में आता है। थर्ड क्वेश्चन इज, हु सेड दैट इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशियो डेसिडेंडी एंड ओबिटर डिक्टा बिकॉज अ फैब्रिक वुमन आउट ऑफ all difficult kinds of materials and it is often difficult to determine exactly what is essential for deciding case in hand and what is not so essential. Option are Dr. Allen, Gray, Salmon या हार्ट। तो ये सेंटेंस इन चारों में से किसने कहा था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है डिस्टिंग्विश करना रेशियो डेसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा को? सो द आंसर इज डॉक्टर एलन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एलन, डिफिकल्टी अराइज होती है क्यों? बिकॉज जजेस जो होते हैं वो ऑफ्टन जो लीगल प्रिंसिपल्स और इलस्ट्रेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, उन सबको मिक्स कर देते हैं। जजमेंट जो है वो डिस्कस होता है मल्टीपल पॉइंट्स पे, जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि जो भी डिसीजन में मतलब है ना इंक्लूड किया गया है वो सब की सब चीज़ें जो है वो नेसेसरी हों। समटाइम्स जो बाइंडिंग प्रिंसिपल होता है वो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होता एंड वन हैज़ टू इन्फियर इट फ्रॉम द रीजनिंग। फोर्थ, केस लॉ इज गोल्ड इन द माइन, a few grains of precious metal to the tons of useless matter, while the statute law is coin of the state which ready for immediate use. Who gave this statement? ये statement किसने दिया था? बेंथम, सेलमन, कैल्सन या होलैंड? ये सारे MCQ मिक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के, या फिर जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब के। सो द आंसर इज सेलमन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज रेशियो डेसिडेंडी जनरली इम्प्लाई? ये आंसर तो सबको आना चाहिए। रीजन फॉर डिसीजन अलोन, प्रिंसिपल लेड डाउन इन द केस अलोन, बोथ 1 and 2, ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस। क्या मतलब है रेशियो डेसिडेंडी का जो जनरली इम्प्लाई होता है? ये हमने देखा भी अभी पीछे। ओके, द आंसर इज बोथ 1 and 2। रीजन फॉर डिसीजन अलोन, क्या रीजन था इस डिसीजन पे आने का? प्रिंसिपल लेड डाउन इन द केस अलोन। ठीक है, दोनों ही रेशियो डेसिडेंडी को इम्प्लाई करते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज डैश इन नेचर। प्रेसिडेंट का क्या नेचर होता है? रेट्रोस्पेक्टिव, प्रस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव, नन ऑफ द अबव। ये भी हमने देखा है थियोरी में कि प्रेसिडेंट, जब हमने डिफरेंस देखा था प्रेसिडेंट का और लेजिस्लेशन का, तब हमने ये पॉइंट को रेफर किया था कि प्रेसिडेंट का क्या नेचर है। ओके, प्रेसिडेंट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, मतलब जुडिशियल प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं क्योंकि जो लीगल प्रिंसिपल लेड डाउन किया गया है जजमेंट में वो अप्लाई होगा ना खाली आने वाले केसेस में, बट पास्ट इवेंट्स या जिस पर्टिकुलर केस में वो अराइज हो रहा है उस केस में भी। रेट्रोस्पेक्टिव, ये भी याद रखने का सबसे बेस्ट वे है रेट्रोवर्ड। रेट्रोवर्ड से याद रखना है पास्ट में भी जाएगा एंड फ्यूचर में भी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों याद रख के बेटर है रेट्रोस्पेक्टिव याद रखो, प्रोस्पेक्टिव अपने आप याद रह जाएगा। ये इट डिक्लेयर्स व्हाट द लॉ हैज ऑलवेज बीन रेदर देन क्रिएटिंग अ न्यू लॉ फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज दैट custom governed the conduct of man from the beginning of time will continue to govern to the end of the time?
ये किसने कहा था कि कस्टम जो है वो गवर्न करता है एक मैन के कंडक्ट को बिगिनिंग ऑफ द टाइम से, और वो कंटिन्यू करता है गवर्न करता है कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द टाइम। होलैंड, ब्लैकस्टोन, सेविग्नी या जेम कार्टर। जेम कार्टर एम्फसाइज द परमानेंस ऑफ कस्टम इन ह्यूमन सोसाइटी। उन्होंने स्टेट किया था कि कस्टम जो है वो गवर्न करता है एक मैन के कंडक्ट को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल द एंड ऑफ द टाइम। उनका जो ये व्यू था वो रिफ्लेक्ट करता था हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस था। आप ये भी ये रेफर कर सकते हैं कि जेम्स कार्टर कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये सारे स्कूल्स हम बाद में यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। Where law is seen as outgrowth of long established social practices rather than purely legislative creation. Next, 8. Who observe that power of customary law is equal to that of statutory law and therefore it may not merely supplement but also derogate from existing law. Salmon, Austin, Windshed या फिर एडवर्ड कॉक। इनमें से किस ज्यूरिस्ट ने ये स्टेटमेंट पास किया था? सो द आंसर इज विंडशेड। बर्नहेड विंडशेड जो थे वो एक प्रोमिनेंट जर्मन ज्यूरिस्ट थे ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कस्टमरी लॉ जो है वो इक्वल अथॉरिटी रखता है टू द स्टैट्यूटरी लॉ। बिकॉज ऑफ दिस इक्वालिटी एक लीगली रिकॉग्नाइज कस्टम जो है वो ना खाली सप्लीमेंट करेगा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को, बट वो कभी कभार ओवरराइड या मॉडिफाई भी कर सकता है एग्जिस्टिंग रिटन लॉ को, एज लॉन्ग एज वो सारी एसेंशियल कंडीशन जो कि वैलिडिटी के लिए चाहिए होती है वो फुलफिल करे। हमने एसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिडिटी पीछे रीड भी की थी, कौन सी थी वो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख के बताना। नेक्स्ट, which custom possess in itself the force of law in which legal authority is absolute one, which in itself the superior rigor possesses the force of law. General custom, conventional custom, legal custom या local custom? ऐसा कौन सा कस्टम है जो पजेस करता है अपने आप में ही फोर्स ऑफ लॉ, इन विच लीगल अथॉरिटी जो है वो एब्सोल्यूट तरीके की होती है अपने आप में ही, और आपको उसे फॉलो करना ही पड़ता है? ऐसा कौन सा कस्टम है? लीगल कस्टम। लीगल कस्टम जो है वो पजेस करता है फोर्स ऑफ लॉ, उसकी वो एब्सोल्यूट होता है, बाइंडिंग अथॉरिटी होती है, इंडिपेंडेंट है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट होना चाहिए तो ही वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये डिफरेंट है फ्रॉम अ कन्वेंशनल कस्टम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कीटन व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग आर परसुएसिव सोर्स ऑफ लॉ? कीटन के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ लॉ किस में मतलब किन पार्ट में उन्होंने किया है जिसमें परसुएसिव सोर्स ऑफ लॉ में क्या क्या इंक्लूडेड है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रोफेशनल ओपिनियन, राइटिंग ऑफ ज्यूरिस्ट या ऑल ऑफ द अबव? जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था ना कीटन के व्यू के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन था? एक बाइंडिंग था और एक परसुएसिव था, है ना? तो इसमें से परसुएसिव में क्या क्या इंक्लूड होगा वो बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट, 11th is which of the following legal jurists believe that center of gravity of legal development lies not in the legislation, not in the juristic science, not in the judicial decision, but in the society itself? ये हमने डेफिनेशन में रीड किया है कि लीगल डेवलपमेंट जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सोसाइटी है। ये किसने बोला था? इनमें से कौन से ज्यूरिस्ट ने ये स्टेटमेंट पास किया है? करेक्ट आंसर इज एल्रिक। एल्रिक जो है वो फाउंडर हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के, जो बिलीव करते हैं कि जो लीगल डेवलपमेंट का ग्रेविटी है वो सेंटर है, वो सोसाइटी खुद है। उन्होंने एम्फसाइज किया था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग लॉ, अच्छा ये याद रखना है, एल्रिक ने ही हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी एमसीक्यू में बन के आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग लॉज। ठीक है। नेक्स्ट इज 12th, प्रेसिडेंट गॉट जुडिशियल रिकॉग्निशन अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन में प्रेसिडेंट को जुडिशियल रिकॉग्निशन मिला था? ये भी हमने थ्योरी में अभी रीड किया है।
सेक्शन 21 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेक्शन 212 ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेक्शन 210 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेक्शन 20 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. करेक्ट आंसर इज सेक्शन 212 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इस सेक्शन के अंदर प्रेसिडेंट को जुडिशियल रिकॉग्निशन मिला था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स बिलो इट विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन. Decision of one high court is not binding on the other high court. They are persuasive in nature. Judges of the high court sitting alone are bound by the decision of bench high court. Law administered in any high court is made binding by Article 225 of the Constitution. इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि जो डिसीजन है हाई कोर्ट का वो सारे ही कोर्ट पे बाइंडिंग होगा जो भी जुरिडिक्शन में उसके आते हैं. जो डिसीजन है एक हाई कोर्ट का वो बाइंडिंग नहीं होगा दूसरे हाई कोर्ट पे बट परसुएसिव होगा नेचर में. जजेस जो हैं एक हाई कोर्ट के जो कि सिंगल बेंच है वो बाउंड होंगे बाय द डिसीजन ऑफ बेंच हाई कोर्ट. लॉ एडमिनिस्ट्रेटेड इन एनी हाई कोर्ट जो है वो बाइंडिंग होगी बाय द आर्टिकल 225 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें से कौन सा करेक्ट है? ओके, द करेक्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव. ये चारों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं. 14. अकॉर्डिंग टू विच थियरी जजेस ओनली डिक्लेयर्ड लॉ, नो न्यू लॉ इज क्रिएटेड बाय द जजेस. इनमें से कौन सी थियोरी में सिर्फ जजेस जो है वो लॉ को डिक्लेयर करते हैं, कोई भी तरीके का मतलब कोई भी तरीके का न्यू रूल नहीं बनाते या न्यू लॉ नहीं क्रिएट करते? ये भी हमने देखा है थियोरी ऑफ प्रेसिडेंट में. क्या है इसका आंसर? डिक्लेरेटरी थियोरी ऑफ प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू whom there is in fact no such thing as judge made law, for the judges do not make the law though they frequently have to apply existing law to circumstances as to which it is not previously being authoritative laid down that such law is applicable. ये स्टेटमेंट किसने बोला है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जज मेड लॉ जैसी. फॉर द जजेस वो जो होते हैं वो कभी भी लॉ बनाते नहीं हैं बट वो फ्रीक्वेंटली बने हुए लॉ को सर्कमस्टेंसेस पे अप्लाई करते हैं जो कि टू विच इट इज़ नॉट प्रीवियसली बीइंग अथॉरिटेटिव, जो पहले की कभी एप्लीकेबल नहीं किया गया था. ये स्टेटमेंट किसने पास किया है? ऑस्टिन, ईशर, वेंथम या कार्डोजो? ईसर. इन्होंने ये स्टेट किया था, ये स्टेटमेंट उन्होंने रिफ्लेक्ट किया डिक्लेरेटरी थियोरी ऑफ जुडिशियल डिसीजन, जहां कोर्ट जो है वो सीन किए जाते हैं एज डिक्लेयरिंग व्हाट लॉ हैज़ ऑलवेज बीन, कि जो लॉ हमेशा से था उसे सिर्फ डिक्लेयर किया गया है अब. 16. इनमें से क्या जो है वो बहुत ही लिटिल ऑफ लॉयर्स लॉ है? हमने ये हिंदू सोर्सेज ऑफ लॉ में देखा था, है ना. हिंदू सोर्सेज ऑफ लॉ में क्या क्या था? एक श्रुति था और एक स्मृति था, है ना. तो इनमें से कौन सा लिटिल ऑफ लॉयर्स लॉ है? श्रुति. और स्मृति जो है वो क्या है? वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉयर्स लॉ है. ठीक है, ये याद रखना है. नेक्स्ट, हु ऑब्जेक्ट टू सेलमन्स assertion that legal sources are the only gate through which new principle can find entrance. They are merely links in the chain of which ultimate link must be some legal sources to which law is directly attached. ये स्टेटमेंट किसने पास किया है कि सेलमेंट का जो असर्शन था कि जो लीगल सोर्सेज है वो खाली एक ऐसा गेट है जिसके थ्रू नए प्रिंसिपल जो हैं वो एंट्रेंस लेके आ सकते हैं. किसने ये ऑब्जेक्ट किया था इस प्रिंसिपल ये असर्शन को सेलमेंट के? रशेल, फ्रेडमैन, एलन या पैटर्न? एलन. डॉक्टर एलन ने इसे ऑब्जेक्ट किया था. एलन के अकॉर्डिंग
सोर्सेज जो है वो कोई एक्सक्लूसिव गेट नहीं है, बट वो एक लिंक है जो एक चेन की तरह फॉर्म होती है, एक अल्टीमेट लिंक, एंड एक अल्टीमेट लिंक है स्टिल बी अ लीगल सोर्स टू विच लॉ जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है. अकॉर्डिंग टू whom custom is legal and social phenomena grows by forces partly of reason and necessity and partly by suggestion and imitation. कस्टम मतलब किसके अकॉर्डिंग कस्टम जो है वो एक लीगल और सोशल फिनोमिना है जो ग्रो होता है बाय फोर्सेस, पार्टली बाय रीजन या फिर नेसेसरी या तो सजेशन या इमिटेशन. पैटन, कीटन, एलन या रशल. इसका करेक्ट आंसर क्या है? एलन. ये याद भी कैसे रखना है? इन 4 वर्ड से, रीजन, नेसेसिटी, सजेशन या इमिटेशन. ये 4 वर्ड अगर आपको कोई भी डेफिनेशन में दिखे तो वो डेफिनेशन एलन की है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू whom it was asserted that the people will not impose liability upon themselves by their own will until they are compelled by court. यहाँ पे compelled नहीं आएगा, यहाँ आएगा compelled. ये किसने कहा कि कभी भी कोई भी पर्सन अपने ऊपर लाइबिलिटी अपनी मर्जी से नहीं लेगा जब तक कोर्ट उसके ऊपर लाइबिलिटी को इम्पोज ना करे? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था आहेरिंग ने. इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया था, इन्होंने रिफ्लेक्ट किया पर्पस थ्योरी ऑफ लॉ, जहाँ पर लॉ के एक प्राइमरी रोल की तरह वर्क करता है सिक्योर करने के लिए सोशल पर्पसेस थ्रू इन्फोर्समेंट. ठीक है. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. ये मैच द फॉलोइंग, इसका आंसर आप खुद सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे. ये सारी डेफिनेशंस हमने पीछे रीड की हैं और आई गेस एंड आई होप सबका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आए. ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि किसके कितने राइट आंसर्स आए हैं एमसीक्यू के और कितने रॉन्ग आए हैं. इट्स ओके अगर रॉन्ग भी आए हैं हम वापस से रीड कर सकते हैं, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और इस टॉपिक के रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो जाएं. ये टॉपिक बहुत ही इजी है बट इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं. मोस्टली डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं, डायरेक्ट बेस्ड एमसीक्यू होते हैं. तो आप अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब टू दी विद्यालय एकेडमी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक डू स्टडी वेल एंड टेक केयर.